2.16। देखिए इसमें 3 अलग अलग चीज़ें पूछे हुए हैं, क्वेश्चन 2 ही पार्ट में है पर पूछा 3 अलग अलग चीज़ें गया है। क्या कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज सरफेस है, ठीक है ना। तो ये रहा मान लीजिए कोई सरफेस है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ना, क्लियर। और कह ये रहा है कि चार्ज सरफेस के एक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा और दूसरे साइड में कुछ और होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। यानी कि मान लीजिए उसके नॉर्मल कंपोनेंट की बात कही जा रही है। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड का, ये वाला ऊपर वाला पोजीशन को हम सेकंड सरफेस कह देते हैं, नीचे वाले को फर्स्ट सरफेस कह दे रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे है मान लीजिए E2 है, और नीचे वाले मान लीजिए इधर कहीं पे है, लेट से E1। ध्यान रखिएगा हमें कंडक्टिंग सरफेस नहीं बोला गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि सरफेस के परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। अब ये कहानी है। अब मान लीजिए बोल ये रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा, वो इधर वाले और इस साइड में डिफरेंसेस होंगे। डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब डिफरेंसेस होना, और वो जो डिफरेंस है वो हमें प्रूफ करना है कि E2 माइनस E1 डॉट एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एन कैप क्या है, फर्स्ट सरफेस से सेकंड सरफेस की तरफ, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ मान के चले तो ये हुआ सरफेस के परपेंडिकुलर मान लीजिए, और ये हो गया एन कैप। तो इस साइड में जो सरफेस के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा उसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, माइनस एन कैप, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, हिंट में दे भी दिया है, राइट। तो गॉस थ्योरम को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस की ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट। तो हम गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, चलिए इस जगह पे एक सिलेंड्रिकल ले लेते हैं, राइट, ऐसा और ऐसा। सरफेस को कंसीडर करते समय एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो सिलेंडर है इसका सर्कुलर बेस का रेडियस कुछ ना कुछ होगा, लेट से a मान लिया, और इस सरफेस से हम h हाइट ऊपर जा रहे हैं और h हाइट नीचे जा रहे हैं। ध्यान हमें ये रखना है इस सरफेस कंसीडर करते समय कि हमारा जो हाइट है वो काफ़ी छोटा है सिलेंडर के रेडियस, है ना। ये हमने कंडीशन लगा दी, ठीक है। यानी कि आप समझ रहे हैं ये जो सिलेंडर ये चपटा है एक तरह से, इसके हाइट बहुत कम है, फिगर में बड़ा दिखाना होता है कि आपको साफ साफ दिखाई दे वीडियो में, क्लियर। अब इस पे लगाते हैं गॉस थ्योरम, राइट। गॉस थ्योरम क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कहता है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमने इस तरीके से कंसिडर किया कि ये जो आपके गॉसियन सरफेस का ये ऊपर वाला टॉप सरफेस और जो बॉटम सरफेस है वो समहाउ ये जो सरफेस है ना इसके इस रीजन में इसके पैरेलल है, और इधर जो कर्व सरफेस है वो इस रीजन में इस सरफेस का कैसा होगा, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लगाएंगे गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम आप जानते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds जो होगा वो कितना होगा बताइए, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही कहा जाता है। अब ये जो टोटल वैल्यू है जो क्लोज सरफेस है, इसको हम इस हमारे सरफेस के रिस्पेक्ट में 3 हिस्से में बांट सकते हैं। देखो कैसे, हम कह सकते हैं हम E डॉट ds निकालेंगे, कौन से सरफेस का, टॉप सरफेस का, राइट, प्लस E डॉट ds हम अलग से निकाल लेंगे किसका, फॉर द बॉटम सरफेस, और तीसरा हम अलग से निकाल लेंगे E डॉट ds का वैल्यू किसके लिए, कर्व सरफेस के लिए, ठीक है ना, कर्व सरफेस के लिए, और ये आएगा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने बोल दिया कि h जो ये हाइट है इस सिलेंडर का बहुत कम है, तो जब ये लेंथ बहुत कम हो जाएगा सिलेंडर का, तो जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो ऑलमोस्ट टेंड्स टू क्या होने लगेगा, 0, क्योंकि हमने h बहुत छोटा लिया है। जिस वजह से, बात समझ रहे हो, हम ये कह रहे हैं कि सिंस हमने h टेंड्स टू 0 लिया है, इस वजह से हमारे जो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है ना, ये भी किसको टेंड्स करेगा, 0। और जब एरिया ही इसका 0 हो गया तो
उसके साथ एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो भी किसको टेंड करने लगेगा, जीरो टेंड करने लगेगा, राइट। यानी कि इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करने लगेगी, जीरो। तो कर्व सरफेस एरिया के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स हमारा लगभग कितना होगा, जीरो होने लगेगा। तो ये हिस्सा तो हम छोड़ देते हैं। अब बचता है हमारे पास सिर्फ टॉप एंड बॉटम। अच्छा, टॉप सरफेस के लिए हम जब फ्लक्स लिखेंगे यहाँ पे ई की वैल्यू कितना, E2 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बताइए, E2, राइट। और ये जो हमने सिलेंडर बनाया था इसका जो एरिया है मान लो ऊपर वाले लेट से डेल्टा ए है, तो नीचे वाले का भी एरिया कितना होगा, डेल्टा ए ही होगा। और जहाँ पे ये चार्ज इनक्लोज वाला सरफेस है ये भी लगभग कितना होगा, डेल्टा ए के बराबर ही होगा, एग्रीड। तो हमें ds लिखना है, तो डेल्टा ए, और इसको एरिया वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, इस मैग्नीट्यूड के साथ इसका डायरेक्शन को लिंक कर दो, यानी कि n कैप प्लस नीचे वाले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एसोसिएटेड देख रहे हो, E1, और इसका एरिया भी सेम है डेल्टा ए, लेकिन इसके डायरेक्शन किधर लोगे, माइनस n कैप, क्लियर है। ये इज इक्वल टू होगा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस जगह पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना लेने के लिए कंसीडर कर दिया गया क्वेश्चन में, सिग्मा। तो अब सीधे सीधे सिग्मा, इसका एरिया कितना है, डेल्टा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से डेल्टा ए आप कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पे आपका कितना आ गया बताइए, E2 माइनस E1, राइट। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट चल रहा था, डॉट n कैप इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था, और इस बात से ये साबित होता है क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो नहीं आई है, मतलब दोनों तरफ अलग अलग है इसलिए तो जीरो नहीं आया, राइट। और ये इस बात को साबित करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, और जो उनमें रिलेशन इस्टेब्लिश किया गया है वो इसके बराबर है। इसी के साथ एसोसिएटेड एक और क्वेश्चन इसमें पूछ लिया है कि बताइए कंडक्टर जो होगा उसमें अगर ये सरफेस अगर कंडक्टिंग बॉडी में कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे ये हो गया मान लीजिए कंडक्टिंग बॉडी, राइट। तो यहाँ पे हमने चार्ज दिया है, तो कंडक्टर में आप जानते हैं सारे चार्ज कहाँ पे आएगा, सरफेस पे। आप जानते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो, राइट। तो अगर इसके साथ रिलेट करें तो जहाँ पे ये फर्स्ट सरफेस E1 दिख रहा है, यहाँ पे एक तरह से इसको अगर रिलेट करो तो E1 के लोकेशन पे कितना लिख सकते हैं आप, वही जीरो, राइट। E1 हमको कितना मिल रही है, जीरो, और इस वाले सरफेस में कितना है, लेट से E2, और लेट से इसको मैं E बोल देता हूँ, है ना, क्योंकि अकेला एक ही बचा ही है, तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया E से। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारे फाइंडिंग्स है, तो ये आपको कहाँ पहुँचा देगा बताइए, ये हमको यहीं पहुँचाएगा कि E2 की जगह पे E लिख दिया, इसके जगह पे जीरो हो गया, डॉट n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यही प्रूफ करने के लिए कहा गया फॉर द कंडक्टिंग बॉडी, क्लियर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अगला कहानी है इसी के साथ में, पर अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी आप क्या डील कर रहे थे बताइए, आप अभी तक नॉर्मल कंपोनेंट को डील कर रहे थे, राइट, ठीक है ना। अब हमारे लिए कहानी इस तरीके से है कि ये नॉर्मल की जगह पे हमें टेंजेंशियल कंपोनेंट को डील करना है, राइट। तो ठीक है, सेम फिगर है हमारे पास, सिचुएशन सेम ही है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे बताइए। ये आपके सरफेस हो गया, इसके ऊपर चार्जेस हो गए, राइट, और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेकेंड सरफेस ऊपर वाला, नीचे वाले को फर्स्ट सरफेस मान लें, ये हो गया E2, और इधर मान लीजिए लेट से E1, राइट। इसको डील करने के लिए हम एक लॉजिक को यूज़ करेंगे कि आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी एक टेस्ट चार्ज को अगर क्लोज्ड पाथ में दौड़ाएं तो नेट वर्क डन क्या होगा, जीरो। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के हम एक पाथ जनरेट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। हमने एक पाथ बना दिया, हम मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट से, ये मान लीजिए कोई पॉइंट A है, B है, C है और D है, एक रेक्टेंगुलर पाथ हमने लिया है। लेते समय एक चीज़ ध्यान रखें कि ये वाला जो सरफेस है ये हमारे गिवन सरफेस के क्या हो, पैरेलल हो समहाउ, और ये दोनों सरफेस जो है वो इस सरफेस के कैसा हो, परपेंडिकुलर हो।
ऐसा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें कैलकुलेशन में आसान रखना चाहते हैं। इधर साइड का लेंथ मान लीजिए कितना है, लेट से कुछ ए लेंथ का है, और ये जो ब्रेड्थ है मान लीजिए कुछ बी का है। और ध्यान ही रखिए हम इसको स्मॉल रखें, किसको? बी जो है ये हम बहुत स्मॉल रखेंगे कि जो बी जो है टेंस टू क्या है 0, और एक तरह से बी जो है वो ए से काफ़ी छोटा भी है ना। ये हमने कंडीशन लेके आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो किसी अगर यूनिट टेस्ट चार्ज को अगर हम मूव करेंगे तो जो वर्क डन आएगा वो कैसे निकलेगा बताइए? ऑफ कोर्स आपको वर्क डन निकालने के लिए वो आएगा आपके कितना बताइए? आपको क्लोज्ड पाथ में चलना होगा, और वर्क डन यूनिट चार्ज के लिए कितना हो जाए? ई डॉट डी एल, यही होगा ना, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स बराबर आप जानते हैं क्यू इंटू ई होता है, राइट? हम अलग से लिख दे रहे हैं, फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्यू इंटू किसके बराबर होगा? ई के बराबर ही तो होगा। और अगर क्यू की वैल्यू अगर हम किसके ले लेते हैं 1 यूनिट चार्ज, तो हम एफ ई को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? सीधे सीधे ई से। तो हमने यहाँ पे एफ की जगह पे ई लिख दिया, राइट? और ये कितना आएगा? 0, क्योंकि हम क्लोज्ड पाथ में घूमे हैं। ए से शुरू करेंगे मान लीजिए, और घूम के यहीं पे वापस आएंगे, इधर से इधर चलेंगे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से दायां साइड में, फिर देन नीचे। अब इस पूरे पाथ को हम 4 हिस्से में तोड़ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है? तो ये जो पूरा कहानी है इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो कैसे? ई डॉट डी एल निकालेंगे हम इस वाले सरफेस के लिए, कौन सा? ए टू बी सरफेस के लिए, प्लस ई डॉट डी एल निकालेंगे कहाँ से कहाँ? बी टू सी के लिए, प्लस ई डॉट डी एल निकालेंगे सी टू डी के लिए, देन ई डॉट डी एल निकाल लेंगे डी टू ए के लिए। और आप जानते हैं फाइनल आंसर इसके 0 होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वर्क डन 0 है, क्लोज पाथ में चल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक B से C तक जाना और D से A तक आने में, देखिए ये इधर जिस तरफ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ आने में इसका उल्टा चल रहे हैं, आप जान रहे हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक, क्योंकि आपने इसकी चौड़ाई बहुत कम ले रखी है, तो जितना वर्क डन आप ऊपर जाते समय कर रहे होंगे उतना ही इसके नीचे आते समय एग्जैक्टली उसके उल्टा कर रहे होंगे, राइट। तो हम इन दोनों कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, बी टू सी एंड डी टू ए। ये दोनों आपस में मिला के किसको, ये वाला सेक्शन जिसको मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, ये दोनों आपस में मिलके लगभग कितना वैल्यू बना रहे होंगे दोनों आपस में मिलके? ये टेंड कर रहे होंगे कितना? 0 वर्क डन के तरफ, राइट। क्योंकि जितना वर्क डन ऊपर ले जाने में हुआ उतना वर्क डन नीचे ले आने में हुआ, ठीक है ना। क्लियर? अब बचा है ये दो कंपोनेंट, ठीक है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए? देखिए ध्यान रखिएगा, जब इस वाले ऊपर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 चल रहा है और नीचे वाले रीजन में E1 चल रहा है, तो बताइए कितना वर्क डन होगा? तो हम लिखेंगे इसी इक्वेशन से A टू B के लिए, A टू B के लिए क्या है हमारे, ध्यान रखिए, हम अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो अगर इसको आप प्लस मानेंगे तो इधर से इधर आने को आप क्या मानेंगे? माइनस, उल्टा डायरेक्शन है तो नेगेटिव साइन मानेंगे। तो A टू B जाते समय हमारा जो वर्क डन होगा वो होगा E1 इंटू DL, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम यहाँ पे इस तरफ जो डायरेक्शन होगा, ये जो टेंजेंट बनेगा इस पॉइंट पे, इस टेंजेंट वाले जो डायरेक्शन है, इसको हम डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमने दिखा दिया टी कैप से, राइट। तो जो ये जो लेंथ होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके मैग्नीट्यूड अगर DL है मान लीजिए और उसका डायरेक्शन मेंशन करना हो तो हम साथ में क्या लिख देंगे? देखिए इधर से इधर टेंजेंट माने हैं, टी कैप माने हैं, तो इधर से इधर जाने में हमारा जो डायरेक्शन होगा टी कैप के उल्टा होगा, यानी कि माइनस टी कैप आपको लिखना पड़ेगा। प्लस इस वाले पोर्शन को, ये वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 और हम लेंथ तो DL बराबर ही चल रहे। DL मतलब हमने A मान लिया था, तो आप A भी लिख सकते हैं DL के जगह पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये DL और यूनिट वेक्टर कितना है इसके? टी कैप, क्योंकि DL का डायरेक्शन इस तरफ है जो कि टी कैप के डायरेक्शन में है, राइट। इज इक्वल टू कितना आएगा? 0, राइट। तो यहाँ से हम कहाँ पहुँचे जानते हैं? यहाँ से हम इसी बात पे पहुँच रहे हैं कि E1
डॉट माइनस टाइम टी कैप प्लस E2 डॉट टी कैप इज इक्वल टू 0। और इसका क्या मतलब हुआ जानते हैं आप? इसका यही मतलब हुआ कि E1 डॉट टी कैप ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, राइट? क्लियर है? तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो ऊपर वाले सरफेस का E1 का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो किसके बराबर हो गया? E2 के टेंजेंशियल कंपोनेंट के बराबर। क्लियर है? पक्का? ये जो डॉट प्रोडक्ट है आप कहानी जानते हैं, हम किसी भी वेक्टर के जो प्रोजेक्शन लिखना होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम कैसे क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन के साथ प्रोजेक्शन निकालना होता है उसी के यूनिट वेक्टर से हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अगर E1 का हमने माइनस टी कैप के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकाला है, यानी कि ये क्या मतलब निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का माइनस टी कैप के डायरेक्शन में क्या निकला? ये प्रोजेक्शन, यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट। सेम विद दिस E2 वेक्टर, राइट? तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं, दोनों सरफेस के लिए जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है? कंटिन्यूअस है।